सादर प्रणाम। एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में मैं नीरजा चौधरी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीलेंट्रेटा से संबंधित। हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा को और टॉपिक के अंदर जो आज कंटेंट हमने रखा है वो कंटेंट फाइलम सीलेंट्रेटा के जनरल फीचर से संबंधित है, यानी कि उनके जो मेन फीचर्स हैं उनको आज के टॉपिक में शामिल किया गया है। ऐसे फीचर्स जो कि कॉमनली हर सीलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं। तो शुरू करें। पहली बात, जो सीलेंट्रेटा है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जिसे कॉइलोस और एंटेरॉन कहा जाता है। कॉइलोस का मतलब होता है हॉलो, मीन टू से खोखला, और एंटेरॉन का मतलब होता है गट। गट मतलब नाल या गुहा जिसको हम कहते हैं। तो इन दोनों शब्दों के बेस पर यहाँ पर सीलेंट्रेटा शब्द बना है। ठीक है। फिर जो सीलेंट्रेटा है उसका एक और नाम है जिसके नाम से इनको जाना जाता है या इस संघ को जाना जाता है, वो नाम है निडेरिया। निडेरिया यानी कि नाइट से मिलकर बना है जिसका मतलब है स्टिंगिंग सेल बियरिंग। स्टिंगिंग सेल बियरिंग मतलब दंश कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, इंग्लिश में जिनको बोला जाता है निमेटोब्लास्ट। एक्चुअली दंश कोशिकाओं का क्या काम होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पर निमेटोब्लास्ट और ये दंश कोशिकाएं दोनों लिखा है। दरअसल दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो शिकार करने में मदद करती हैं, और कई बार किसी जीव को जब मारना होता है तो ये दंश कोशिकाएं उसके बॉडी में चुभ जाती हैं या गड़ जाती हैं, उसका नर्वस सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देती हैं, और ये दंश कोशिकाओं की वजह से सीलेंट्रेट्स क्या करते हैं, फूड भी कैप्चर करते हैं और हंटिंग भी करते हैं, यानी कि शिकार भी करते हैं। अब देखिए, जैसे सीलेंट्रेटा है, हमने पोरीफेरा में पढ़ा था कि पोरीफेरा का जो नाम रखा था वो ग्रांट ने रखा था, तो ऐसे ही सीलेंट्रेटा है। सीलेंट्रेटा का नाम रखा था, जो सबसे पहले उसकी नेमिंग की थी वो की थी ल्यूकार्ट ने। ठीक है, किसने की थी? ल्यूकार्ट या ल्यूकर्ट जिसको बोला जाता है। ठीक है। अब ल्यूकर्ट ने जब इसको रखा था, LUC होगा, LUCKART, तो ल्यूकर्ट ने जब इसका नाम रखा था, सबसे पहले इस संघ को स्थापित करने का काम किया। तो देखिए, हम पढ़ते आए हैं साइंस में कि टाइम टू टाइम जो चीज़ें आज हैं उनमें टाइम टू टाइम संशोधन होता रहता है, नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, पुरानी चीज़ें वहाँ से एडिट होती रहती हैं, कैटेगरीज चेंज होती रहती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट रिसर्चेस। तो यहाँ पर भी जब ल्यूकर्ट ने इनको संघ को एस्टैब्लिश किया तो उन्होंने इसके अंतर्गत स्पंज को भी रखा था, जबकि हम स्पंज को पोरीफेरा में पढ़ चुके हैं। फिर बाद में स्पंज को सीलेंट्रेटा से सेपरेट किया गया। ठीक है। अब बात करेंगे कि कॉमन फीचर्स क्या हैं सीलेंट्रेटा के। सीलेंट्रेटा में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अंतर देखेंगे तो याद करने में सुविधा होगी, क्योंकि जब हमने एक समराइज्ड पढ़ा था तो हमने ऐसे ही पढ़ा था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड पढ़ लिया, सिमेट्री पढ़ ली, तो एक क्रम से पढ़ा था। हम वही क्रम को जारी रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलेगा लो ग्रेड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसा मिलेगा? लो ग्रेड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, यानी कि निम्न स्तरीय टिश्यू जो कोशिकाएं होंगी, जो ऊतक होंगे, वो निम्न स्तरीय तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, संगठित होंगे। कोशिकाएं बिखरी हुई होंगी और विभिन्न कार्यों के लिए वो कोशिकाएं उपयुक्त होंगी, यानी कि यूजेबल होंगी। उन कोशिकाओं का यूज अलग अलग कार्यों में किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इसका फीचर को डिस्कस करें तो दूसरा फीचर है, जितने भी सीलेंट्रेट्स होते हैं सभी एक्वेटिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मीठे पानी में पाए जाते हैं, मृदु जल में जो पाए जाते हैं, और जनरल फीचर यही है कि ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। लेकिन इनकी कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो एकल होती हैं, अकेले रहती हैं, जैसे कि जिन्हें सॉलिटरी कहा जाता है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कॉलोनियल होती हैं, जो कि एक ग्रुप बनाकर रहती हैं।
ठीक है। तो कुछ स्पीशीज कॉलोनियल, कुछ स्पीशीज यहाँ पर सॉलिटरी भी होती हैं और कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो स्थिर होती हैं यानी कि स्टेशनरी होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो फ्री फ्लोटिंग होती हैं। तो सिलेंट्रेटा में हर प्रकार की हम स्पीशीज को देखते हैं, फ्री फ्लोटिंग भी है, स्टेशनरी भी है, और ऐसी भी हैं जो अलग अकेले अकेले रहती हैं, और ऐसी भी हैं जो एक कॉलोनी फॉर्म करके रहती हैं यानी कि ग्रुप में रहती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ उनका रहने के बेस पर कौन कौन सा फीचर हुआ। नेक्स्ट बात करें जो मेंबर्स होंगे इसके, यानी कि जो भी सिलेंट्रेट्स के एग्जांपल्स होंगे उनकी बात करें। जितने भी सिलेंट्रेटा में एनिमल आएंगे वो सारे के सारे इसके मेंबर ही तो हुए। तो हम यहाँ मेंबर शब्द का ही यूज करेंगे कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, डाइमॉर्फिक। अब हम दोनों शब्दों को बोलते रहते हैं, डाइमॉर्फिक और या डिप्लोब्लास्टिक या इस तरीके के शब्द हम बोलते रहते हैं, हिंदी भी बोलते रहते हैं, लेकिन अब आपको बहुत फेमिलियर आप हो गए होंगे उन शब्दों से। तो यहाँ चलिए, डाइमॉर्फिक होंगे जिन्हें क्या कहा जाएगा, ज़ॉइड्स या ज़ूइड्स, ZOOIDS। ओके, जिन्हें क्या कहा जाएगा, ज़ॉइड्स या ज़ूइड्स। ये भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक को कहा जाता है पॉलिप और एक को कहा जाता है मेड्यूसा। ठीक है, अब बात करें पॉलिप कैसे होते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे आप कि ये डाइमॉर्फिज्म इनमें मिलेगा। द्विरूपता जिसको कहते हैं, हिंदी में मैं बोली नहीं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, द्विरूपता। पॉलिप की बात करते हैं। पॉलिप क्या है, पॉलिप क्या चीज होते हैं, एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा। एक्चुअली ये क्या होते हैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है यानी कि बेलनाकार बॉडी होती है और ये स्थिर होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो स्टेशनरी होती हैं, तो यहाँ पर पॉलिप उसका एग्जाम्पल है। स्टेशनरी स्पीशीज में के अंतर्गत जिनमें पॉलिप प्रेजेंट होगा, जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा मीन टू से ये स्टेशनरी स्पीशीज है। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये बेलनाकार से होते हैं। मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, ये इस तरीके के होते हैं। हाइड्रा को ऐसे आप पहचानते ही हैं, एक इस तरीके का आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे बेलनाकार होंगे। ठीक हो गया ना, नहीं तो हाइड्रा आपने देखा ही है, हाइड्रा कैसा होता है, इस तरीके का होता ही है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्शक इसमें होते ही हैं ये। ठीक है ना, तो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हुआ, किसमें, पॉलिप में। ग्रेट। नेक्स्ट हमारा क्या बोला हमने, मेड्यूसा। मेड्यूसा का एग्जाम्पल है हमारा ऑरेलिया। ऑरेलिया, ऑरेलिया मतलब बॉडी कैसी होगी, जैसे आप जेलीफिश समझ लीजिए, बॉडी कैसी होगी, छतरी जैसी यहाँ पर होगी। ये छतरी के आकार के दिखाई देते हैं, इस तरीके के। ठीक है, कैसे होते हैं, छतरी जैसे होते हैं। ठीक हो गया ना, तो ये क्या होते हैं, मेड्यूसा। समझ में आ गया। तो ये पॉलिप जो सिलेंड्रिकल होगा, जो छतरी जैसा होगा, उसको कहा जाता है मेड्यूसा। पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, यानी कि बहुरूपता भी इनमें कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें पाई जाती है, और शरीर के अंदर जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, वो कौन सी हुई आपकी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक, जैसे वहां पर अभी हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, हमने कहा कि वो स्पंजोसील होती है। तो कैविटी जो है, हर कैविटी का एक नाम होता है, तो यहाँ पर भी नाम है। नाम क्या है यहाँ पर, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जो कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट है। जो बॉडी है उसका आगे वाला भाग, यानी कि बिल्कुल शुरुआती भाग जो होता है, अग्रभाग जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो शुरुआती या अग्रभाग जो होगा, आगे वाला भाग होगा, हाइपोस्ट्रोम के रूप में उभरा हुआ होता है। ये इनकी विशेषता है। हाइपोस्ट्रोम हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही याद करना है आपको। ठीक है, वो कैसा होता है, हाइपोस्ट्रोम के रूप में उभरा हुआ होता है, और उसके नीचे की तरफ पतले पतले स्पर्शक होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है टेंटिकल्स। धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स जो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, आप मोस्टली जितने भी सिलेंट्रेट का कोई एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि टेंटिकल मतलब क्या। अभी जैसे हाइड्रा बनाया तो इस तरीके के फ्री फ्लोटिंग आप समझ लीजिए। ठीक है,
तो क्या मिलेंगे, स्पर्शक मिलेंगे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम टेंटिकल्स। और एक्टोडर्म में जो हमने शुरुआत में निमेटोसिस्ट की बात की थी, एक्टोडर्म यानी कि बाहरी त्वचा, जो सिलेंट्रेटा की बाह्य त्वचा होती है, उस पर कुछ दंश कोशिकाएं मिलती हैं जिन्हें निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। उन दंश कोशिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है और शरीर के दोनों लेयर्स की सेल्स पेशी तंत्र बनाती हैं, यानी कि मस्कुलर सिस्टम वो बनाती है, मस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, कैसा सिस्टम बनाती हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं, यानी कि पेशी तंत्र बनाती हैं, जिन्हें एपिथीलियलो या एपिथीलियो मसल्स कहते हैं और जिन्हें हिंदी में कहते हैं उपकला पेशी। क्या कहते हैं, उपकला पेशी, एपिथीलियो मसल्स इंग्लिश में, हिंदी में उपकला पेशी। अब सिंपल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो जिसमें सिंगल ही नर्व नेट होगा, या सिंगल ही वहां पर क्या मिलेगा, एक एकल तंत्रिका जाल मिलेगा। हिंदी में क्या कहेंगे, एकल तंत्रिका जाल। तो सिंगल नर्वस सिस्टम मिलेगा। नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होगा वो सिंपल टाइप का ही होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके के मोड ऑफ डाइजेशन यहाँ पर मिलेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाह्य और इंट्रा सेलुलर यानी कि आंतरिक या अंतः पाचन। ठीक है, बाह्य कोशिकीय पाचन और अंतः कोशिकीय पाचन दोनों तरीके का पाचन सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। और रही बात, यहाँ तक हमने डाइजेशन भी पढ़ लिया, उनका फीचर कैसे थे वो भी पढ़ लिया, क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं वो भी पढ़ लिया। बचता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बोथ टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहले बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मुकुलन के बेस पर होता है, यानी कि मुकुलन जानते हैं, छोटी सी कलिका ये निकल गई, हाइड्रा में पढ़ा है हमने, और इस तरीके से माना ये हाइड्रा है, ये छोटी सी यहाँ पर क्या निकली, मुकुल बन गया, यहाँ पर कलिका बन गई, और ये है ही इसके स्पर्शक। ठीक है, अब ये क्या, ये यहाँ पर अटैच है ही, ये जब बड़ी होगी ये यहाँ से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। जब वजन इसका ज़्यादा हो जाएगा, किसी भी स्ट्रोक की वजह से, वाटर की वजह से या किसी एनिमल की वजह से भी, ये क्या हो जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी और एक न्यू एनिमल की तरह या न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मुकुलन के माध्यम से होता है, यानी बडिंग के माध्यम से यहाँ पर होता है। रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, जो हमने कुछ पॉरीफर्स में भी पढ़ी थी, सेम चीज यहाँ पर है। पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब ये हुआ कि एक बॉडी पार्ट जब टूट जाता है या किसी तरीके से डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप सेल्स को डेवलप करता है और नए तरीके से वो सेल्स बना लेता है। रीजेनरेशन सेकेंड टाइम ये टॉपिक आया है, हालांकि पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने देखा होगा छिपकली में रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है, लेकिन सिर्फ उसकी पूंछ में। अगर उसकी पूंछ कट जाती है या डैमेज हो जाती है या शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ समय बाद वो सेल्स फिर से डेवलप होती हैं और उनके डेवलपमेंट के बाद फाइनली उसकी एक नई पूंछ आ जाती है। तो ये क्या हुआ, रीजेनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन जिसे हिंदी में कहते हैं। दोबारा उस चीज का उद्भव हो जाना, बन जाना या जेनरेट हो जाना। री मीन्स दोबारा। ठीक है, तो ये रीजेनरेशन की जो क्षमता है वो सीलेंट्रेट्स में भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मिलेगा, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, AL, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने पूरा लिखा है यहाँ पर, इसको इरेज कर देती हूँ। इसे बोला जाता है या जाना जाता है मेटाजेनेसिस के नाम से। किस नाम से, मेटाजेनेसिस।
ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या जैसे भी कहूँ, मेटाजेनेसिस को आप ध्यान में रखेंगे। अब रही बात, हमने दो चीजें पढ़ी थी, पॉलिप और मेड्यूसा। मैं उस चीज को एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ। जैसे पॉलिप जो होता है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ रहे थे तो उनकी बात कर रही हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उस समय पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? मेड्यूसा का। क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का मतलब क्या होता है? एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था का जीवन काल में लौट कर आना। ठीक है, अल्टरनेटली उस अवस्था का आना, हमने उसमें एंजियोस्पर्म्स में भी पढ़ा है। तो वहां पर क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसमें हमने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बेस पर पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस समय पॉलिप के द्वारा किसका निर्माण होता है? मेड्यूसा का। ठीक है, और मेड्यूसा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो क्या बनाता है? पॉलिप बनाता है। तो एसेक्सुअल से पॉलिप मेड्यूसा में और सेक्सुअल से मेड्यूसा पॉलिप का निर्माण करता है। तो इस तरीके से, जैसे आप एग्जांपल इसके अगर मैं बात करूं कि पूरे का पूरा जो फीचर हमने मेटाजेनेसिस के बेस पर, रीजेनरेशन के बेस पर, या होलोगट के बेस पर, टेंटिकल्स के बेस पर, या निमेटोसिस्ट के बेस पर, निमेटोसिस्ट को आप ध्यान में रखेंगे, निमेटोब्लास्ट जो है, निमेटोब्लास्ट को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है। और पहले भी कह चुके हैं, जिन पर हम एक्स्ट्रा मार्क कर दें तो इट मीन्स दे आर इंपॉर्टेंट लाइन्स, दे आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ इन चीजों को ध्यान में रखने की बात है। अब अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन आप समझ गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेड्यूसा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये पॉलिप है ही, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बना रहा है? मेड्यूसा। मेड्यूसा क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पॉलिप का निर्माण कर रहा है। तो ये हुआ अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, यानी कि टू डिफरेंट फेजेस का एक ही लाइफ साइकिल में आना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या है। इनके एग्जाम्पल जो है उनमें सबसे पहले फाइसेलिया, सबसे पहले फाइसेलिया। ठीक है, फाइसेलिया का सामान्य नाम भी है, सामान्य नाम है पुर्तगाली युद्ध मानव। क्या है? पुर्तगाली, ये इसका एक सामान्य नाम है, जैसे वीनस फ्लावर बास्केट हमने पढ़ा था, पुर्तगाली युद्ध मानव। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख रही हूँ इसको। पूछा जाता है किसे कहा जाता है, तो इंग्लिश में पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। दूसरा है पेनिनट्यूला, जो इसके एग्जाम्पल में आएंगे आपके, PANENTULA। ठीक है, पेनिनट्यूला इसका एग्जाम्पल है। और मेंडेरीना, मेंडेरीना, बाकी है ही आपके ऑरेलिया, ओबेलिया, हाइड्रा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल रहेंगे। हालांकि मैं पॉलिप और मेड्यूसा में इंटरचेंज की बात करूं तो ये इनमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप उस पॉइंट से देखिएगा। बाकी कॉमन एग्जाम्पल में आपके ये एग्जाम्पल प्लस आपके क्या आ जाएंगे? हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया, जो भी हैं वो सारे आ जाएंगे। जेलीफिश वगैरह जो इसमें है ही, मतलब कॉमन नेम आ जाता है जेलीफिश, तो बाकी ऑरेलिया, ओबेलिया है ही। तो फिलहाल जो हमारी बात इस फाइलम से संबंधित कॉमन फीचर की थी वो यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक में हम अगले फाइलम को डिस्कस करेंगे। हम इनके एग्जाम्पल्स को तभी डिस्कस करेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। हाँ, लगातार आप साथ बने रहें, इन्फोनी कॉर्नर देखते रहें, और अगर आपकी स्पेशल टॉपिक को लेकर डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल जो हम फाइलम पढ़ेंगे, मैं फिर रिपीट करती हूँ, हम जनरल फीचर के बेस पर पढ़ेंगे और स्पेसिफिक जो हम बनाएंगे वो ऑन डिमांड बनाएंगे फिलहाल, क्योंकि अभी का हमारा जो एक टारगेट है वो ये है। तो लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।